नमस्कार, मैं नीलेश दुबे हमारे RAIS परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत ही बेहतर ढंग से चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता होगा, जिन्होंने भी हमारी पिछली क्लासेस देखी होंगी, हमने जहांगीर तक पूरे विधि विधान से अच्छे से टॉपिक को पूरे मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत पूरा फिनिश किया हुआ था। आगे के दो मुख्य टॉपिक जहांगीर के बाद और बचते हैं, एक शाहजहां और इसके बाद औरंगजेब। ये दो मुख्य टॉपिक आपके बचते हैं। इसके बाद मुग़ल साम्राज्य को लगभग हम लोग ये मान के चलिए कि लगभग 90% पूरा ख़त्म कर चुके। इसके बाद 10% में मुग़ल साम्राज्य के हम लोग इसमें प्रशासन से अलग एक मुद्दा बनता है, मुग़ल साम्राज्य के प्रशासन को लेकर, और एक आर्थिक मुद्दे को लेकर भी एक अलग से मुद्दा बनता है। लगभग 3 से 4 वर्षों के गैप के अंतराल के बाद जो है पेपर में इन प्रशासन से और आर्थिक मुद्दे से लेकर एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो इसको हम लोग लास्ट में मुग़ल प्रशासन और आर्थिक मुद्दे को लास्ट में हम लोग देख लेंगे। इससे पहले लेकिन मुग़ल साम्राज्य के अंतर्गत जो हमारे शासक थे सारे, वो हमने अच्छे तरीके से फिनिश किए हुए हैं। मात्र 2 शासक रह गए हैं, एक शाहजहां और इसके बाद औरंगजेब। अब मैं कुछ उन लोगों के लिए थोड़ा सा बताना चाहूँगा जो कि परेशान है कि सर दिल्ली सल्तनत बीच में छूटा हुआ है। तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जैसे ही हम मुग़ल साम्राज्य को फिनिश करेंगे, इसके बाद तुरंत जो दिल्ली सल्तनत की छूटी हुई क्लासेस हैं उनको हम दोबारा से कंटिन्यू करेंगे। तो बिल्कुल भी परेशान मत होइए। और इसके बाद कुछ लोगों के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि सर जो आप बैचेस में नोट्स प्रोवाइड करते हैं वो कहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करते हैं। तो वो मैं आपको बता दूं कि वो नोट्स जो है हमारे पेड बैचेस में प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जो वीडियोस क्लासेस हैं वो हम फ्री बिल्कुल अवेलेबल करा रहे हैं सभी को। और जो हमारे नोट्स हैं, नोट्स देखिए एक बहुत ही बेहतरीन और एग्जाम ओरिएंटेड नोट्स हम लोग बना रहे हैं। वो नोट्स ऐसे हैं कि उनको पढ़ने के बाद पहली बार में ही सफलता सुनिश्चित की जा सकती है। तो इसलिए आप भी हमारे बैचेस से जुड़ सकते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आप सभी डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर लीजिएगा। वहां पर टेलीग्राम चैनल के हमारे पब्लिक टेलीग्राम चैनल का लिंक पड़ा हुआ है। उस चैनल पर हम डेली क्विज़ के माध्यम से डेली आपका टेस्ट करवाते हैं। ठीक है, जो भी टेस्ट होता है उसका मॉर्निंग में आपको टॉपिक बता दिए जाते हैं और इवनिंग में उसका एक 7 PM पर और इसके बाद 10 PM पर 2 टाइमिंग में, अलग अलग टाइमिंग में अलग अलग टॉपिक्स का डेली क्विज़ के माध्यम से टेस्ट होता है। तो टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ें, जिसका लिंक जो है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। और इसके अलावा जितने भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस हुई हैं, जिनको प्रीवियस क्लासेस के लिंक नहीं मिल रहे हैं या वीडियो नहीं मिल रहे हैं, तो उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा देता हूं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको सारी लिंक आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे शाहजहां के बारे में। कोशिश करेंगे कि शाहजहां को हम लोग आज की क्लास में पूरी तरीके से विधि विधान से ख़त्म कर लें। इसी वजह से आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होगी। लगभग 1 से 1.5 घंटे आपको मेरे साथ बने रहना होगा और 1 से 1.5 घंटे में आपको शाहजहां बिल्कुल विधि विधान से आप समझेंगे और पूरा बिल्कुल क्लास में ही आपको याद भी हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप थोड़ी सी कंसंट्रेट मेरे साथ 1 से 1.5 घंटे कर लीजिएगा। देखिएगा शाहजहां कितने अच्छे तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले शाहजहां को आपने इतने डिटेल में नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग सबसे पहले यहाँ पर मेंशन कर लेते हैं कि आज के टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। तो आज के टॉपिक में सबसे पहला मुद्दा हमें है यहाँ पर शाहजहां। सबको अच्छे से पता होगा किसका पुत्र था, जहांगीर का, सलीम का पुत्र था। जहांगीर को हमने बहुत ही डिटेल में समझा हुआ है। अब शाहजहां को पढ़ने से पहले आपको इसका ईयर पता होना चाहिए कि कब ये शासक बनता है और कब तक ये शासक बना रहा। तो इसकी जो ताजपोशी होती है वो 1628 ईस्वी में होती है। 1628 ईस्वी में इसकी ताजपोशी होती है और लगभग 30 वर्षीय इसका शासनकाल रहता है। तो अर्थात 1658 तक इसका जो पीरियड जाता है शाहजहां का, लगभग 30 वर्षीय शासनकाल जो है हमारा शाहजहां का लगभग रहता है। ठीक, अब दूसरा मुद्दा मैंने आपको हर शासक से रिलेटेड मैंने आपको जरूर बताया है कि शासक का जो पूरे नाम को लेकर एक क्वेश्चन पहले पेपर में पूछा गया है। तो उसी कड़ी में शाहजहां का पूरा नाम क्या है ये आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको शाहजहां के बारे में जरूर पता होनी चाहिए। तो शाहजहां का पूरा नाम है, इसका पूरा नाम जरूर देख लीजिएगा। इसका पूरा नाम है शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां। ठीक है, जुबान चलाते रहिए, क्लास में सारी चीज़ें आपको देखिएगा याद हो जाएंगी। शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां इसका पूरा नाम था। इसकी ताजपोशी कब हुई थी मैंने आपको बताया, 1628 ईस्वी में इसकी ताजपोशी हुई थी।
जहांगीर की मृत्यु के बाद इसकी ताजपोशी जो है हमारी 1628 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी इसकी ताजपोशी? तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसकी ताजपोशी जो है आगरा के किले में हुई थी। ठीक है, आगरा के किले में शाहजहां की ताजपोशी आगरा के किले में हुई थी। ठीक, जब मैं जहांगीर पढ़ा रहा था तो आपको मैंने बताया था कि शाहजहां के जो बचपन का नाम क्या था? खुर्रम। बचपन का नाम खुर्रम था। इनके बाबूजी के बारे में आप सभी लोग अच्छे जानते हैं। इनके बाबूजी का नाम जहांगीर अर्थात सलीम था, और माताजी का नाम मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, जब जहांगीर पढ़ाया था उस समय भी बताया हुआ है। तो इनकी माँ का नाम क्या था? तो इनकी माँ जो थी मारवाड़ घराने की राजकुमारी थी। मारवाड़ घराने की राजकुमारी अर्थात उनका नाम क्या था? इनकी माता का नाम, इनकी माता का नाम था जगत गोसाई। अर्थात जहांगीर की जो पत्नी थी, सलीम की पत्नी थी जगत गोसाई, वो इनकी माता का नाम था, और जहांगीर इनके बाबूजी थे। 14 बच्चे उत्पन्न हुए थे शाहजहां के, 14 बच्चे उत्पन्न हुए थे। पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। अब कैसा क्वेश्चन पूछा गया वो देखिए। 14 बच्चे उत्पन्न हुए थे। इन 14 बच्चों में 7 बच्चे जन्म के कुछ समय बाद ही मर गए थे। 7 बच्चों की जो है हमारी जन्म के कुछ समय बाद ही मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो बचे हुए 7 थे, जो बचे हुए 7 बच्चे थे वो जीवित थे। तो पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है कि जो बचे हुए 7 बच्चे थे उसमें से कितने लड़के थे और कितनी लड़कियां थीं, और उनका क्या क्या नाम था। ठीक है, उनका क्या क्या नाम था, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पर देख लेंगे कि जो लड़के थे, जो 7 बच्चों में जो इनका जो जीवित 7 बच्चे थे हमारे शाहजहां के, इसमें से कितने लड़के थे वो देख लेंगे। तो लड़के जो थे वो 4 थे। लड़के जो शाहजहां के जीवित जो बच्चे थे वो 4 थे। क्या क्या नाम था? तो सबसे बड़ा पुत्र जो था हमारा शाहजहां का, उसका नाम था दारा शिकोह। ठीक है, उसका नाम था, जो कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, नेक व्यक्ति था, दारा शिकोह के बारे में। इसलिए लास्ट में हम लोग दारा शिकोह के बारे में भी थोड़ा सा अलग से देखेंगे। दारा शिकोह सबसे बड़ा पुत्र। इसके दारा शिकोह के बाद अगला पुत्र था हमारा औरंगजेब। औरंगजेब, ठीक। इसके बाद अगला पुत्र था इसका हमारा सुजा। इसके बाद अगला पुत्र मुराद। तो ये हमारे 4 लड़के शाहजहां के जो जीवित बचे हुए थे वो देखने को मिलते हैं। लड़कियों में कौन कौन से नाम आते हैं? जो शाहजहां के 7 बच्चों में 3 लड़कियों के नाम आते हैं। तो उन 3 लड़कियों में कौन कौन सी लड़कियां थी शाहजहां की जो जीवित थीं? तो एक का नाम था जहां आरा, जो कि सबसे बड़ी पुत्री थी शाहजहां की। ठीक है, जहां आरा। ठीक, इसके बाद जहां आरा के बाद नाम आता है रोशन आरा का। रोशन आरा का। रोशन आरा के बाद नाम आता है गोहन आरा का। गोहन आरा का। तो ये हमारे शाहजहां के कुल 7 बच्चे हो गए। ठीक, अब आगे चल के देखेंगे जब 1657 ईस्वी में 30 वर्षीय शाहजहां का शासनकाल होता है। तो 30 वर्षीय शासनकाल के दौरान जब 1657 ईस्वी में शाहजहां की बीमार होते हैं शाहजहां, 1657 ईस्वी आते आते शाहजहां की अचानक तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है और शाहजहां बीमार हो जाते हैं और उनको ये लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, अब मेरी मृत्यु बिल्कुल हो जाएगी। तो वो अपने पुत्र, बड़े पुत्र दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं। जब उत्तराधिकारी घोषित कर देते हैं तो इनके जो अन्य पुत्र होते हैं 3, औरंगजेब, सुजा और मुराद, और साथ साथ इनकी पुत्रियों को ये बात पची नहीं कि इनको ही क्यों शाहजहां ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, और आगे चल के उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है। अभी जब हम लोग आगे लास्ट में देखेंगे उत्तराधिकार के संघर्ष को पूरा डिटेल में देखेंगे, क्योंकि वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, बना हुआ है पहले भी क्वेश्चन, लेकिन वो आपको मुद्दा मैं यहाँ पे इसलिए रिलेट कर रहा हूँ क्योंकि आपको ये ध्यान देने वाली बात है कि जब उत्तराधिकार का संघर्ष होता है तो दारा शिकोह का शाहजहां की किस पुत्री ने सपोर्ट किया हुआ था उत्तराधिकार के संघर्ष में? तो दारा शिकोह का जो उसकी बड़ी पुत्री थी जहां आरा, उसने जो है हमारा इसको दारा शिकोह को सपोर्ट किया हुआ था संघर्ष के युद्ध में, उत्तराधिकार के संघर्ष के युद्ध में। औरंगजेब को किसने संघर्ष किया? औरंगजेब को किस पुत्री ने शाहजहां की सपोर्ट किया हुआ था? तो रोशन आरा ने औरंगजेब को
सपोर्ट किया हुआ था। इसके बाद शुजा के लिए कोई भी पुत्री खाली नहीं थी, शुजा को किसी ने भी सपोर्ट नहीं किया हुआ था। इसके बाद शुजा के बाद मुराद आता है, तो मुराद को किस पुत्री ने शाहजहां की सपोर्ट किया हुआ था उत्तराधिकार के संघर्ष के युद्ध में? तो गोहन आरा ने मुराद को सपोर्ट किया हुआ था, मतलब इनका युद्ध में साथ दिया हुआ था। जब अभी आगे चल के अभी उत्तराधिकार के संघर्ष का युद्ध देखेंगे तो उसमें हम डिटेल में पूरा समझेंगे। अभी फिलहाल आप इतना समझिए कि शाहजहां के 7 बच्चों में 4 लड़के थे, दारा शिकोह, औरंगजेब, शुजा, मुराद, और 3 लड़कियां थीं। 3 लड़कियों में हमारे जहां आरा, रोशन आरा, गोहन आरा। ठीक, तो इन्होंने दारा शिकोह को जहां आरा ने सपोर्ट किया हुआ था उत्तराधिकार के संघर्ष के युद्ध में, औरंगजेब को जो है हमारा रोशन आरा ने सपोर्ट किया हुआ था, शुजा के लिए कोई भी पुत्री खाली नहीं थी शाहजहां की, और मुराद को जो है हमारे सपोर्ट किया हुआ था गोहन आरा ने। ठीक है, तो ये शाहजहां से संबंधित कुछ बेसिक बातें हो गई। अब शाहजहां से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चन कहां से बनता है, अब वो मुद्दा देखेंगे। ये बेसिक बातें से भी क्वेश्चन बना हुआ है, लेकिन इससे आने की पॉसिबिलिटी कम होती है। लेकिन अब जो अगला मुद्दा पढ़ने जा रहे हैं, स्थापत्य कार्य। देखिए, शाहजहां में आपको 2 मुद्दे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखने हैं। एक तो स्थापत्य कार्य, और इसके बाद हमारा उत्तराधिकार का जो संघर्ष होता है, जो 5 युद्ध, जो 5 लड़ाइयाँ लड़ी गई शाहजहां के, जब बीमार पड़ता है, जब दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है, तो उत्तराधिकार के संघर्ष के युद्ध से क्वेश्चन बना हुआ है पहले, और स्थापत्य कार्य से क्वेश्चन जरूर बना हुआ है। तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा स्थापत्य कार्य अब आपको मैं बताने जा रहा हूं, अच्छे से समझिए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो स्थापत्य कार्य मुद्दा है वो मैंने बताया कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस मुद्दे को बहुत ही ध्यान से समझिएगा। स्थापत्य कार्य संबंधित तो एक मुद्दा सबसे पहले स्थापत्य कार्य से ही निकल के देखने को मिलता है कि शाहजहां का काल स्वर्ण काल की दृष्टि से देखा जाए तो किस क्षेत्र में शाहजहां का काल स्वर्ण काल की दृष्टि के क्षेत्र में आता है। तो शाहजहां का जो काल है हमारा स्थापत्य की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि मुगल काल में स्वर्ण काल के नज़रिए से स्थापत्य जो क्षेत्र है, स्थापत्य कार्य जो है किसके काल के दौरान हुए थे, किसके शासन पीरियड के दौरान हुए थे? तो शाहजहां का जो काल है हमारा स्थापत्य कार्य की दृष्टि से स्वर्ण काल माना जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। जब स्वर्ण काल माना जाता है तो इसके समय में बहुत ज़्यादा स्थापत्य कार्य हुए होंगे। कहाँ कहाँ पर स्थापत्य कार्य हुए थे वो डिटेल में देखेंगे। उसको देखने से पहले एक मुद्दा और ध्यान दीजिएगा कि इसके समय सबसे ज़्यादा संगमरमर का प्रयोग हुआ था स्थापत्य कार्य में। जब सबसे ज़्यादा संगमरमर का प्रयोग हुआ था तो इसीलिए इसके काल को संगमरमर के प्रयोग का काल भी बोला जाता है। देखिए नाम कितना अच्छा है, संगमरमर। ठीक है, तो संगमरमर के प्रयोग का काल भी बोला जाता है। तो पेपर में पहले क्वेश्चन पूछा गया है, बना हुआ है कि संगमरमर के प्रयोग का काल किसके काल को बोला जाता है? तो शाहजहां के काल को संगमरमर के प्रयोग का काल बोला जाता है, क्योंकि इसके समय जो स्थापत्य कार्य हुए थे उनमें जो है संगमरमर का जो है बहुत ज़्यादा यूज किया गया था। अब मुद्दा बनता है कि इसके समय जो स्थापत्य कार्य हुए थे वो बेसिकली कहाँ पर हुए थे? तो उसके लिए आपको 2 जगह याद रखनी है। इसके समय के जो स्थापत्य कार्य हुए थे उसके लिए आपको बेसिकली 2 जगह याद रखनी है। एक तो जगह का नाम है आगरा। ठीक है, एक जगह का नाम है आगरा, आपको ध्यान देना है कि आगरा में इसके समय जो स्थापत्य कार्य हुए थे बहुत ज़्यादा हुए थे। और दूसरी जगह आपको याद रखनी है दिल्ली। अब दिल्ली में भी कौन सी? पुरानी दिल्ली, ध्यान में बिल्कुल रखिएगा, जिसको शाहजहां अपनी नई राजधानी आगे चल के अभी बनाएगा। देखिएगा, बताता हूँ भी। अब आगरा तो आपने ध्यान दे दिया। अब आगरा में भी देखिए 2 मुद्दे निकल के आते हैं। आगरा में भी 2 अलग से जगह निकल के आती हैं। आगरा के अंतर्गत भी 2 जगह अलग अलग हैं जहां पर आपको ध्यान देना है कि शाहजहां ने स्थापत्य कार्य करवाए हुए थे। ठीक है, तो कौन कौन सी वो 2 जगह हैं? तो आगरा में एक तो आगरा के किले की बात, आगरा का किला तो पहले ही बन चुका था, तो आगरा के किले में शाहजहां ने कौन कौन से स्थापत्य कार्य करवाए हुए थे अपने शासनकाल के दौरान। और दूसरा ताजमहल, सभी को पता होगा बहुत ही अच्छे से। ठीक है, ताजमहल, ये 2 जगह जो है हमारी आगरा के नज़रिए से आपको ध्यान देनी है। इसके बाद दिल्ली में भी आपको 2 जगह ध्यान देनी है कि दिल्ली में कौन कौन सी 2 जगह थी जहां पर शाहजहां ने स्थापत्य कार्य करवाए हुए थे। तो दिल्ली में आपको एक जगह का नाम याद रखना है, लाल किला। ठीक, लाल किले का नाम याद रखना है। और इसके साथ साथ जामा मस्जिद, ठीक, जो भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के नाम से जानी जाती है, जामा मस्जिद। तो यहाँ पर शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान कुछ स्थापत्य कार्य करवाए हुए थे। अब सबसे पहले आगरा के किले की बात कर लेते हैं कि आगरा के किले में शाहजहां ने कौन कौन से
स्थापत्यकार कराए हुए थे। तो किले में सबसे पहला स्थापत्यकार के नज़रिए से जो एग्जाम्पल देखने को मिलता है वो हमें दीवान ए आम अर्थात जो इनका दरबार था, जहाँ पर शाहजहाँ जो ऊपर बैठता था सिंहासन पर, तो दीवान ए आम में शाहजहाँ ने तख्ते ताउस की स्थापना की हुई थी, जिसको मयूर सिंहासन अर्थात पिकॉक थ्रोन भी बोला जाता है। इसी तख्ते ताउस को आगे चलकर जब नादिर शाह का आक्रमण होता है 1739 के आसपास, तो अपने साथ नादिर शाह तख्ते ताउस को ले जाता है। तो तख्ते ताउस की स्थापना किसने करवाई थी? शाहजहाँ ने करवाई हुई थी। तो कहाँ पर स्थापना करवाई हुई थी तख्ते ताउस की? तो आगरा के किले में दीवान ए आम में, दीवान ए आम मैंने आपको पहले ही बताया है, यहाँ पर इनका दरबार लगता था। तो दीवान ए आम में तख्ते ताउस, ये नाम याद रखेंगे, तख्ते, नाम देखिए कितना अच्छा है, तख्ते ताउस, या फिर इसी को मयूर सिंहासन पिकॉक थ्रोन भी बोला जाता था। मयूर सिंहासन की स्थापना करवाई हुई थी शाहजहाँ ने, ठीक है, जिसको नादिर शाह आगे चल के अपने साथ ले जाएगा। तख्ते ताउस दीवान ए आम में करवाई हुई थी। अब तख्ते ताउस में ही आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि आपको मैंने बताया कि शाहजहाँ का जो शासनकाल है वो हमारा संगमरमर के प्रयोग का काल माना जाता है। तो संगमरमर के प्रयोग का प्रथम उदाहरण शाहजहाँ के काल में कब देखने को मिलता है? तो तख्ते ताउस में ही संगमरमर के प्रयोग का प्रथम उदाहरण, संगमरमर के प्रयोग का प्रथम उदाहरण, संगमरमर के प्रयोग का प्रथम उदाहरण। तो पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि शाहजहाँ के काल में संगमरमर के प्रयोग का प्रथम उदाहरण कहाँ पर देखने को मिलता है? तो तख्ते ताउस में। तख्ते ताउस जो मयूर या फिर मयूर सिंहासन है जो कि संगमरमर से बनाया गया था, और सर्वप्रथम संगमरमर का प्रयोग शाहजहाँ काल में इसी में देखने को मिलता है। तो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान आगरा के किले की हमारी प्रथम स्थापत्य कार्यों में इसका नाम आता है। इसके बाद दूसरा स्थापत्य कार्य आपको क्या याद रखना है शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान? तो एक जो है हमारी मस्जिद का नाम आता है। यहाँ पर भी आगरा के किले में भी देखिए मस्जिद बनवाई जा रही है। कौन सी मस्जिद? जामा मस्जिद, ठीक है, जामा मस्जिद का यहाँ भी नाम आता है। लेकिन आपको ध्यान ये देना है, जामा मस्जिद ये बनवाई किसने थी? बनी तो ये शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान ही थी, लेकिन इस मस्जिद को बनवाया किसने था? तो शाहजहाँ की जो बड़ी पुत्री थी जहाँ आरा ने इसको बनवाया हुआ था, ठीक है। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि जो आगरा के किले में जामा मस्जिद का निर्माण हुआ है वो किसके शासनकाल के दौरान हुआ है? तो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान आगरा के किले में हुआ है। किसने बनवाया था? तो शाहजहाँ ने नहीं बनवाया था, शाहजहाँ की जो पुत्री थी जहाँ आरा, जो शाहजहाँ की बड़ी पुत्री थी जहाँ आरा, उसने जामा मस्जिद का निर्माण करवाया हुआ था। और आगरा के किले में कौन कौन से मुद्दे आपको ध्यान देने हैं? तो आगरा के किले में, और ये आपको तीसरा मुद्दा देखिए, यहाँ देख लीजिए, तीसरे मुद्दे में शाहजहाँ के किले में आपको ये याद रखना है, इसके में यहीं पर मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। मोती, मोदी नहीं भाई, मोती मस्जिद, ठीक है, क्योंकि आजकल मोदी मोदी बहुत निकल रहा है मुँह से। मोती मस्जिद, ठीक है, मोती मस्जिद का भी निर्माण करवाया गया था। और जो इतिहासकार हैं वो इतिहासकार बताते हैं कि आगरा के किले की सर्वश्रेष्ठ रचना की अगर बात की जाएगी, आगरा के किले में सर्वश्रेष्ठ निर्माणकार शाहजहाँ के द्वारा कौन सा था, तो उसमें मोती मस्जिद का नाम ही आता है। तो इतिहासकारों ने आगरा के किले में जितने भी स्थापत्य कार्य हुए उसमें सर्वश्रेष्ठ रचना किसको बताया हुआ है? तो मोती मस्जिद को ही बताया हुआ है। अब मोती मस्जिद के बारे में आप ये ध्यान रखेंगे कि देखिए आगे चल के औरंगजेब के समय भी मोती मस्जिद का निर्माण होगा। और कहाँ पर होगा? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण होगा। तो यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शाहजहाँ के समय आगरा के किले में मोती मस्जिद का निर्माण कराया गया था, और आगे चल के औरंगजेब के समय दिल्ली के लाल किले में भी मोती मस्जिद का निर्माण कराया जाएगा। तो यहीं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा कि आगरा दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसके समय कराया गया था? तो औरंगजेब के समय। आगरा के किले में मोती मस्जिद का जो निर्माण कराया गया था, जो कि आगरा के किले की सर्वश्रेष्ठ रचना इतिहासकारों ने मानी है, वो किसके समय कराई गई थी? शाहजहाँ के समय कराई गई थी। इसके साथ इसके बाद और स्थापत्य कार्य इसके समय कौन कौन से हुए आगरा के किले में शाहजहाँ के समय? तो और स्थापत्य कार्यों में देखिए एक मुसम्मन बुर्ज,
मुसम्मन बुर्ज, जिसको शाह बुर्ज भी बोला जाता था, 6 मंजिला था, जो कि मुसम्मन बुर्ज का भी निर्माण कराया गया था। ठीक है, और यहीं पर मुसम्मन बुर्ज के साथ साथ नगीना मस्जिद का भी निर्माण कराया गया था, नगीना मस्जिद। तो ये सारे आपको स्थापत्यकार आगरा के किले में ध्यान रखने हैं कि कौन कौन से आगरा के किले में स्थापत्यकार शाहजहां के शासनकाल के दौरान किए गए थे। तख्ते ताउस, और इसके बाद जामा मस्जिद जहांआरा के द्वारा, मोती मस्जिद, और इसके बाद मुसम्मन बुर्ज जो कि 6 मंजिला था, मुसम्मन बुर्ज 6 मंजिला था। ठीक है, 6 मंजिला था। इसके बाद नगीना मस्जिद का भी निर्माण इसी के शासनकाल के दौरान कराया गया था। अब देखिए कितना ज़्यादा आगरा के किले में ही अकेले निर्माण कार्य शाहजहां के द्वारा करवाया गया। तो आपके मन में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए, जब इतना ज़्यादा निर्माण कार्य शाहजहां के शासनकाल के दौरान हो रहा है तो क्या शाहजहां के शासनकाल के दौरान क्या कोई सार्वजनिक निर्माण विभाग भी रहा होगा, PWD लोक निर्माण विभाग भी रहा होगा, जो कि निर्माण कार्यों को पूरा देखता होगा। तो हाँ, शाहजहां ने एक विभाग की ही पूरी स्थापना करी हुई थी। उस विभाग का नाम था सार्वजनिक निर्माण विभाग। ठीक है, इसके समय देखिए स्थापत्यकार इसीलिए इतने अच्छे तरीके से और इतने बड़ी मात्रा में होते हैं, क्योंकि इसने एक पूरे विभाग की ही स्थापना करी हुई थी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की ही स्थापना करी हुई थी। तो ये कुछ हमारे आगरा के किले से संबंधित मुद्दे हो गए कि शाहजहां ने आगरा के किले में क्या क्या निर्माण कार्य कराए हुए थे। अब इसके बाद अगला मुद्दा देखिए, यहाँ पे देखने को मिलता है ताजमहल। तो ताजमहल के बारे में आपको सभी को पता होगा, इन्होंने ताजमहल किसकी याद में बनाया हुआ था, तो अपनी पत्नी मुमताज महल अर्थात अर्जुमंद बानो बेगम की याद में, स्मृति में ताजमहल का इन्होंने निर्माण कराया। वो तो सभी को पता है, मुद्दा बेसिक सा। लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो ताजमहल का जो डिजाइन है, इसका जो ताजमहल का जो डिजाइन है वो किसने बनाया हुआ था, ये नाम थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ताजमहल का डिजाइन उस्ताद हमीद लाहौरी, उस्ताद हमीद लाहौरी ने इसका डिजाइन तैयार किया हुआ था। ठीक, इसके बाद किसके निर्देशन में ताजमहल बनाया गया था, अर्थात मुख्य वास्तुकार या इंजीनियर कौन था। ठीक है, इसके निर्देशन में ताजमहल को बनाया गया था। तो मुख्य किसके निर्देशन में या फिर इसका मुख्य वास्तुकार कौन था, तो उसका नाम भी आप ध्यान रखेंगे, उसका नाम था उस्ताद ईसा खां, उस्ताद ईसा खां। ये दो नाम ताजमहल से जुड़े हुए हैं, ये दो नाम आपको ध्यान देने हैं। ठीक है, तो डिजाइन किसने तैयार किया होता, हमीद लाहौरी ने ताजमहल का, और किसके निर्देशन है, के वास्तुकार कौन था, तो ईसा खां। अब इसके बाद कब बनना चालू हुआ ताजमहल शाहजहां के शासनकाल के दौरान, तो ताजमहल जो है हमारा शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1631 में बनना प्रारंभ हुआ था। और कब बनकर तैयार हुआ, 1653 में बनकर तैयार हुआ। 1631 में बनना तैयार हुआ, स्टार्टिंग हुई थी इसकी, और 1653 में बनकर तैयार होता है। अर्थात कितने वर्ष इसको बनने में लग गए, तो 22 वर्ष समथिंग इसको बनने में लग गए। ठीक है, और एक कौन बनेगा करोड़पति का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है, जो कि कौन बनेगा करोड़पति में ही पूछा जा सकता है कि ताजमहल को बनाने में कितने रुपए खर्च हुए थे उस समय के हिसाब से। तो इसको बनाने में कुल 32 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, 32 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे इसको बनाने में। ठीक है, और कुछ बेकार सी बातें ताजमहल के बारे में जो आपने सुनी होंगी, जो पेपर में कभी नहीं आएंगी, कि जिन कारीगरों ने, जो कि कारीगर बुलाए गए थे ईरान से, फारस से, मध्य एशिया से, और कुछ भारतीय कारीगर भी थे जिन्होंने ताजमहल को बनाने में अपनी बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया हुआ था। तो उन कारीगरों का ताजमहल ने शाहजहां ने हाथ कटवा दिया हुआ था। तो ये बेकार सी बातें हैं कि हाथ कटवाया हुआ था कि पैर कटवाया हुआ था, वो सबसे पेपर में क्वेश्चन नहीं बनेगा। आपको ताजमहल संबंधित ये याद रखना है कि इसका डिजाइन जो हमीद लाहौरी ने तैयार किया हुआ था, मुख्य वास्तुकार ईसा खां थे। 1631 में बनना प्रारंभ हुआ, 1653 तक बन गया, अर्थात 22 वर्ष में इसको बनने में समय लगा। और कितने धनराशि इसको बनने में खर्च हुई, तो लगभग 32 करोड़ की धनराशि इसको बनाने में खर्च की गई।
ठीक है। तो ये आगरा से संबंधित जितने भी स्थापत्यकार हो सकते थे वो हमने आपको डिटेल में समझा दिए। अब दिल्ली से संबंधित, दिल्ली में जो दो जगह बसती हैं, लाल किला और जामा मस्जिद, में क्या क्या स्थापत्यकार हुए उनको देख लेते हैं डिटेल में। अब दिल्ली के लाल किले की बात आएगी कि दिल्ली के लाल किले में शाहजहां ने कौन कौन से स्थापत्यकार हुए थे, तो उसको देखने से पहले दिल्ली के बारे में कुछ मुद्दे समझ लेते हैं। तो ये किस दिल्ली की बात की जा रही है, तो ये जो है पुरानी दिल्ली की बात की जा रही है, पुरानी दिल्ली की बात की जा रही है, ठीक है। जिसको शाहजहां ने नई राजधानी के रूप में प्रयोग करना प्रारंभ किया था, यमुना नदी के किनारे बसाया हुआ था। किस नाम से बसाया हुआ था इस पुरानी दिल्ली को, तो शाहजहानाबाद के नाम से बसाया हुआ था, शाहजहानाबाद के नाम से बसाया हुआ था। और इसको नई राजधानी के रूप में, कब से प्रयोग करना प्रारंभ किया हुआ था, ठीक है। इसको नई राजधानी के रूप में कब से प्रयोग करना प्रारंभ किया हुआ था, तो 1648 से इसको नई राजधानी के रूप में शाहजहां ने प्रयोग करना प्रारंभ किया हुआ था। किस नाम से बसाया हुआ था, शाहजहानाबाद के नाम से बसाया हुआ था दिल्ली को, ठीक है। ये मन में ध्यान रखेंगे। और यमुना नदी किनारे पुरानी दिल्ली की बात हो रही है। अब लाल किले की बात कर लेते हैं कि लाल किले में कौन कौन से स्थापत्यकार शाहजहां ने करवाए हुए थे। तो 3 नाम आपको लाल किले से संबंधित ध्यान रखने हैं, ठीक है। 3 नाम इसमें याद रखने हैं आपको। कौन कौन से, एक तो दिल्ली दरवाजा का निर्माण शाहजहां ने कहाँ पर कराया हुआ था, दिल्ली के लाल किले में, दिल्ली दरवाजा का निर्माण। इसी तरह जब दरवाजे की बात ही हो रही है तो लाहौरी दरवाजा का भी निर्माण शाहजहां ने कहाँ पर कराया हुआ था, लाल किले में ही कराया हुआ था। इसके साथ साथ रंग महल का भी नाम आता है, रंग महल का भी निर्माण शाहजहां ने कहाँ पर कराया हुआ था, तो लाल किले में ही इसका निर्माण कराया हुआ था, ठीक है। तो लाल किले संबंधित आपको ये 3 नाम याद रखने हैं, दिल्ली दरवाजा, लाहौरी दरवाजा और रंग महल। इसके बाद जामा मस्जिद का नाम आता है, तो शाहजहां ने लाल किला के सामने ही जामा मस्जिद को बनाया हुआ था। जो राज परिवार के लोग थे या खुद ही नमाज पढ़ने के उद्देश्य से, ठीक है, जिस जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने लाल किला के सामने कराया हुआ था, जो कि भारत की सबसे बड़ी मस्जिद के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है। तो ये कुछ स्थापत्यकार से संबंधित कुछ मुद्दे बनते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। और इसीलिए स्थापत्यकार की दृष्टि से शाहजहां के काल को स्वर्ण काल बोला जाता है और संगमरमर के प्रयोग का काल भी जाना जाता है। तो ये आप समझ लिए होंगे कि शाहजहां का काल जो है स्थापत्य की दृष्टि से कितना इंपॉर्टेंट काल था, ठीक है। तो अब इसके बाद कुछ अलग से मुद्दे बनते हैं, जैसे कुछ पुस्तक से रिलेटेड। इसके शासनकाल के दौरान एक पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक लिखी गई थी, पादशाहनामा, उसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं। इसके बाद कुछ इसके राजनीतिक घटनाएं इसके शासनकाल के दौरान हुई थी, उसके डिटेल में देख लेते हैं। और लास्ट में उत्तराधिकार के संघर्ष का युद्ध और कुछ विविध क्वेश्चन जो अन्य प्रमुख तथ्य आते हैं, और हम शाहजहां को पूरा विधि विधान से खत्म कर लेंगे। शाहजहां के शासनकाल की पुस्तकों में एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक इसके शासनकाल के दौरान, इसके शासनकाल के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी गई थी, ठीक है। उस पुस्तक के बारे में चर्चा करना बहुत ही ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है वो बताता हूँ, पहले पुस्तक का नाम देख लीजिए। उस पुस्तक का नाम सीधे से आप याद रखेंगे, पादशाहनामा, ठीक है। तो पादशाहनामा जो पुस्तक है किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान पर लिखी गई थी। जो शाहजहां का जो शासनकाल था, कितने वर्ष का शासनकाल था शाहजहां का, मैंने बता दिया 30 वर्षीय शासनकाल था शाहजहां का। तो 30 वर्षीय शासनकाल के ऊपर ये पादशाह नामक पुस्तक लिखी गई थी। अर्थात जो शाहजहां के शासनकाल के जो 30 वर्षीय शासनकाल के दौरान जो जो घटनाएं, जो भी सारी चीज़ें हुई, उसका वर्णन जो है हमारी किस पुस्तक में किया गया है, पादशाहनामा पादशाह नामक पुस्तक में किया गया है। तो 30 वर्षीय शासनकाल का वर्णन किया गया है, 30 वर्षीय शासनकाल का वर्णन, ठीक। कैसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से वो अभी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। पहले आप इतना समझिए कि पादशाहनामा में 30 वर्षीय शासनकाल का वर्णन शाहजहां के समय का किया गया है। और पादशाहनामा पुस्तक का जब भी नाम आएगा तो 3 व्यक्तियों का नाम आप ध्यान रखेंगे, जो कि पेपर में पहले पूछा गया है कि 3 व्यक्ति इस पुस्तक से जुड़े हुए थे। कौन कौन से 3 व्यक्ति का नाम इस पुस्तक से जुड़ा हुआ था, तो पहले व्यक्ति का नाम आप याद रखेंगे, अमीन कजवीनी, ठीक है। नाम देखिए कितना अच्छा, अमीन कजवीनी, ठीक। किससे जुड़ा हुआ था, पादशाह नामक पुस्तक से जुड़ा हुआ था। इसके बाद आपने जो पहले भी नाम मैंने बताया हुआ है, हमीद लाहौरी, ठीक। इसके बाद
और एक व्यक्ति का, तीसरे व्यक्ति का नाम आता है मोहम्मद वारिस। मोहम्मद वारिस, मोहम्मद वारिस। ठीक, तो ये 3 व्यक्तियों का नाम। तो पेपर में क्वेश्चन किस तरीके से आएगा, पेपर में कि क्वेश्चन बनेगा कि जो शाहजहां के शासनकाल की राजकीय पुस्तक कौन सी थी, तो सीधा सा आंसर हो जाएगा पादशाह नामा, पहले प्रकार का प्रश्न। दूसरे प्रकार का प्रश्न आएगा कि शाहजहां के शासनकाल का जो 30 वर्षीय शासनकाल था उसका वर्णन जो है किस पुस्तक में किया गया है, तो पादशाह नामक पुस्तक में किया गया है। तीसरे प्रकार का प्रश्न आएगा कि शाहजहां के जो शासनकाल के ऊपर जो हमारी पादशाह नामक पुस्तक लिखी गई है उससे संबंधित जो भी व्यक्ति रहे, तो इनमें से कौन सा व्यक्ति संबंधित नहीं था, तो इन 3 व्यक्तियों का नाम दिया होगा और चौथे एक व्यक्ति का नाम दिया होगा जो कि संबंधित नहीं होगा। तो वो जो चौथे व्यक्ति का नाम दिया होगा वही उसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि पादशाह नामक से संबंधित नहीं होगा। इसके बाद चौथे प्रकार का प्रश्न आएगा कि जब देखिए तीनों व्यक्तियों का नाम आएगा तब तो आप नाम लगाएंगे कि पुस्तक संबंधित था, लेकिन पहले परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा गया है कि एक व्यक्ति को लेकर भी, तो कभी अगर एक ऑप्शन आ गया इन तीनों व्यक्तियों में तो आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे। तो जब भी एक ऑप्शन चुनना होगा, आयोग की परीक्षा में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, तो उसका आंसर आप हमेशा हमीद लाहौरी लगाएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। तो हमीद लाहौरी ही सीधा संबंधित हो जाएंगे पादशाह नामक से, क्योंकि इनकी भूमिका जो है सबसे ज़्यादा मानी जाती है। बेसिकली तो किताबों में लिखा है कि 10 वर्ष इन्होंने वर्णन किया किताब का, जो शाहजहां शासनकाल का 10 वर्ष मध्य के इन्होंने और अंतिम के 10 वर्ष इन्होंने, लेकिन आप बेसिकली हमीद लाहौरी का नाम जरूर याद रखेंगे। वैसे तो तीनों व्यक्ति ही इस पुस्तक से जुड़े हुए थे। तो ये शाहजहां के शासनकाल की बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक थी, पादशाह नामा। अब शाहजहां के शासनकाल के समय जो भी कुछ राजनीतिक घटनाएं हुई उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। शाहजहां के शासनकाल की जो भी राजनीतिक घटनाएं थी, ठीक है, इसमें सारी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट भी हैं वो याद ध्यान रखिएगा। और आगे चल के राजनीतिक घटनाओं में जो उत्तराधिकार का संघर्ष होगा वो तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेन आपको स्थापत्य कार्य शाहजहां के समय के याद रखने हैं, और इसके समय की जो मुख्य राजनीतिक घटनाओं में उत्तराधिकार का संघर्ष है वो आपको ध्यान देना है, ठीक है। और भी 1-2 घटनाएं वो भी इंपॉर्टेंट है, वो बता देता हूँ। तो शाहजहां के समय की राजनीतिक घटनाएं, तो सबसे पहले आपको यह ध्यान देना है कि शाहजहां की ताजपोशी मैंने आपको बताई कि 1628 ईस्वी में हुई थी। तो सबसे पहला विद्रोह ही शाहजहां के शासनकाल के दौरान हो गया 1628 ईस्वी में। किसका विद्रोह, किसने विद्रोह किया हुआ था, तो उस व्यक्ति का नाम है जुझार सिंह बुंदेला। जुझार सिंह बुंदेला। तो पेपर में पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम विद्रोह किया हुआ था, जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह। जुझार सिंह बुंदेला किसका पुत्र था, तो आपको मैंने एक पहले नाम बताया हुआ है अकबर के समय ही वीर सिंह बुंदेला का, जिसने हत्या की हुई थी अबुल फजल की, और उसको हत्या करने का ठेका किसने दिया हुआ था, खुद सलीम ने अर्थात जहांगीर ने। तो जुझार सिंह बुंदेला जो हमारे किसके पुत्र थे, तो ये हमारा जो पुत्र था ये हमारा पुत्र था वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था, वीर सिंह बुंदेला। वीर सिंह बुंदेला का पुत्र था हमारा जुझार सिंह बुंदेला। तो जुझार सिंह बुंदेला का विद्रोह ही शाहजहां के शासनकाल के दौरान देखने को मिलता है, जिस वर्ष शाहजहां की ताजपोशी ही हुई थी। तो ये 1628 की घटना आपको ध्यान देनी है। 1628 के बाद एक पेपर में पीसीएस में नहीं लेकिन आईएएस में पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि खान ए जहां लोदी का विद्रोह किसके शासनकाल के दौरान देखने को मिलता है। तो सीधा क्वेश्चन ही पूछा गया है, तो आपको डायरेक्टली याद रखना है खान, ये नाम याद रखना है, खान ए जहां लोदी। खान ए जहां लोदी का विद्रोह किसके शासनकाल के दौरान देखने को मिलता है, तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही खान ए जहां लोदी का विद्रोह भी देखने को मिलता है। ये पहले आईएएस में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद 1628 के बाद अगला बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण वर्ष है हमारा 1632 का वर्ष। 1632 के वर्ष में 2 बहुत ही महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं। क्या 2 महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं? एक तो महत्वपूर्ण घटना ये होती है जो बंगाल क्षेत्र के अंतर्गत था हुगली के क्षेत्र में
पुर्तगाली लोग जो थे वो लगातार मुगलों को टक्कर दे रहे थे, मुगलों का विद्रोह कर रहे थे, मुगलों के खिलाफ मुगलों संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी मुगलों और पुर्तगालियों के बीच में। शाहजहां लगातार इस चीज़ को देख रहा था और लगातार हुगली के अभियान मुगल की तरफ से हो रहे थे, ठीक है। लेकिन हद तो तब हो गई जब पुर्तगालियों ने मुमताज़ महल की 2 दासियों से छेड़खानी कर दी। जब छेड़खानी की घटना वो दासियाँ मुमताज़ महल से आकर बताती हैं तो मुमताज़ महल शाहजहां के पास जाती हैं और बोलती हैं कि आप तो हमसे इतना प्यार करते हो और आपके राजा होते हुए भी हमारी दासियों को छेड़ने की जुर्रत हो गई। ये सुनकर शाहजहां को बहुत ही गुस्सा आता है कि हमारी जो पत्नी है उसकी जो दासियां उसको छेड़ने की जुर्रत किसने कर दी। जब शाहजहां को पता चलता है कि पुर्तगालियों ने इनकी जो दासी थी जो हमारी मुमताज़ महल की, पुर्तगालियों ने उनसे छेड़खानी की हुई है, तो शाहजहां जो है इसके बाद जो है मुग़ल सेना के साथ हुगली का अभियान करते हैं और हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ देते हैं। तो पहले क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में कि वो कौन सा ऐसा पहला मुग़ल शासक था जिसने यूरोपियों को मुगल साम्राज्य से खदेड़ा हुआ था, अर्थात पुर्तगालियों को खदेड़ा हुआ था। सर्वप्रथम मुगल शासक कौन था, तो उसका नाम आएगा शाहजहां ने हुगली से पुर्तगालियों को खदेड़ा हुआ था। क्यों खदेड़ा हुआ था उसके पीछे मैंने आपको घटना बता दी 1632 की, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटना होती है। इसके बाद 1632 ईस्वी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना और हो जाती है कि इसी वर्ष में शाहजहां के शासनकाल के दौरान अकाल भी पड़ता है। किन 2 क्षेत्रों में अकाल पड़ता है, तो वो क्षेत्रों का नाम भी देख लीजिए। एक तो गुजरात में अकाल पड़ता है और दूसरा दक्षिण क्षेत्रों में अकाल पड़ता है। लेकिन क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। अब इंपॉर्टेंट क्या है, तो इस अकाल का वर्णन कौन से 2 व्यक्ति करते हैं, ये क्वेश्चन पेपर में पहले बना हुआ है। इस अकाल का वर्णन जो है किन 2 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता है कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान अकाल पड़ा हुआ था। तो एक व्यक्ति का नाम आप ध्यान रखेंगे जो आपने पहले भी सुना हुआ है, एक तो वही हमीद लाहौरी, ठीक है। ये जो है हमारे वर्णन करते हैं कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान 1632 में गुजरात और दक्षिण के क्षेत्रों में अकाल पड़ा हुआ था। और दूसरे व्यक्ति जो अंग्रेज था, एक व्यक्ति विदेशी व्यक्ति था, उसका नाम था पीटर मुंडी। सीधा सा नाम याद रखेंगे, पीटर मुंडी, ठीक है। विदेशी था, अंग्रेजी व्यक्ति था। इसके द्वारा भी शाहजहां के शासनकाल के दौरान जो अकाल पड़ा हुआ था उसके बारे में भी वर्णन किया जाता है। तो ये 1632 का वर्ष जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1632 के बाद एक वर्ष आता है 1634 का। 1634 के वर्ष में शाहजहां कहाँ पर अधिकार कर लेते हैं, तो 1634 में शाहजहां जो है हमारे तिब्बत पर अधिकार कर लेते हैं। तो तिब्बत पर अधिकार जो है हमारे किस मुगल शासक के दौरान किया गया था, किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो शाहजहां के शासक के शासनकाल के दौरान तिब्बत पर अधिकार किया गया था। 1634 की घटना होती है। और इसके बाद एक जगह का आपने नाम सुन रखा होगा, बल्ख या फिर बैक्ट्रिया। तो बैक्ट्रिया पर अधिकार जो है हमारा किस मुगल शासक के दौरान शासनकाल के दौरान किया गया था, तो बल्ख, आपने नाम अच्छे से सुन रखा होगा, बल्ख या फिर बैक्ट्रिया पर अधिकार किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान किया गया था, तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही बल्ख या बैक्ट्रिया का अभियान करके भी इस पर अधिकार कर लिया गया था। बैक्ट्रिया, समझे, तो ये डायरेक्टली कुछ तथ्य से रिलेटेड मुद्दे बनते हैं। बैक्ट्रिया पर अधिकार शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही किया गया था, ठीक है। आपको ये 1632 का वर्ष जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और आईएएस का पेपर आगे चल के देंगे तो खान जहां लोधी का नाम आपको बहुत जल्दी याद रखना है। और एक 1628 का वर्ष भी, कि सर्वप्रथम विद्रोह जो है हमारा जुझार सिंह बुंदेला के द्वारा किया गया था शाहजहां के शासनकाल के दौरान। अब 1634 के बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ष आता है 1635 का वर्ष। 1635 के वर्ष में मुगलों ने दक्षिण के क्षेत्रों का अभियान करते हैं और अहमदनगर को अपने अधीन कर लिया जाता है। तो 1635 में मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को मिला लिया जाता है। तो क्वेश्चन पेपर में पहले बना हुआ है कि उस समय अहमदनगर का शासक कौन था, तो शासक का बेसिकली नाम है हुसैन शाह। तो वो हम लोग देख लेते हैं। 1635 का वर्ष जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष है, क्योंकि 1635 के वर्ष में ही अहमदनगर को, अहमदाबाद नहीं भाई, दक्षिण के क्षेत्र का अभियान हो रहा है, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। मुगल
साम्राज्य का हिस्सा बना लिया गया। ठीक है, तो ये ईयर याद रखेंगे, मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया। ठीक, मिला लिया गया। तो पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है कि अहमदनगर को, जो कि दक्षिण का क्षेत्र था, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र, किसके शासनकाल के दौरान, किस मुगल शासक के शासनकाल के दौरान मिलाया गया था? तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान मिलाया गया था। कब मिलाया गया था? 1635 ईस्वी में। और उस समय अहमदनगर का शासक कौन था? ठीक है, उस समय अहमदनगर का शासक कौन था? तो उस शासक का नाम आप याद रखेंगे, उस शासक का नाम है उस समय हुसैन शाह। उस शासक का नाम था उस समय वहाँ पर अहमदनगर का जो शासक था हुसैन शाह नाम था। जब 1635 में मिला लिया गया मुगल साम्राज्य में अहमदनगर को, तो 1636 में ही यहाँ के गवर्नर के रूप में औरंगजेब को भेजा जाता है। शाहजहां जो है अपने पुत्र औरंगजेब को यहाँ का गवर्नर या फिर सूबेदार बनाकर यहाँ के जो मुगल प्रांत थे दक्षिण के अहमदनगर के अंतर्गत, उसको देखभाल करने के लिए, उन पर उनकी लगान व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए औरंगजेब को दक्षिण के क्षेत्रों में भेजा जाता है। और औरंगजेब को कितने वर्षों के लिए भेज दिया जाता है? औरंगजेब जो लगभग यहाँ पर 20 वर्ष रहा था। 20 वर्ष जो है औरंगजेब जो है हमारा दक्षिण के क्षेत्रों के में रहा हुआ था। जब दक्षिण के क्षेत्रों में रहा हुआ था तो कहीं ना कहीं औरंगजेब ने अपनी राजधानी भी बनाई होगी इन क्षेत्रों को मैनेज करने के लिए। जो मुगल प्रांत थे दक्षिण के क्षेत्रों में, उसने राजधानी औरंगजेब ने कहाँ पर बनाई हुई थी दक्षिण के क्षेत्रों में? तो औरंगाबाद को। औरंगाबाद कहाँ पर पड़ता है आपको सभी को पता होगा, महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में औरंगाबाद को औरंगजेब ने जो है हमारी राजधानी बनाया हुआ था। औरंगाबाद कहाँ पर? महाराष्ट्र की बात हो रही है। इसको औरंगजेब ने राजधानी बनाया हुआ था। ठीक है, और कितने वर्षों के लिए इसको भेजा गया था? 20 वर्षों के लिए। दो पीरियड के दो मतलब हिस्सों में रहा था। कुछ पहले 10 वर्ष, कुछ 8-9 वर्ष रहा। इसके कुछ समय के लिए फिर वापस आता है दिल्ली आगरा, फिर दोबारा से इसका जाना होता है, फिर वही लगभग 10 वर्ष रहा। तो लगभग इसने दक्षिण में कितने वर्ष बिताए हुए थे औरंगजेब ने? 20 वर्ष। तो अर्थात दक्षिण को पूरी तरीके से औरंगजेब ने समझा हुआ था और दक्षिण में ही औरंगजेब ने औरंगाबाद राजधानी भी बसाई हुई थी, जहाँ से दक्षिण के क्षेत्रों को मैनेज कर रहा था। औरंगाबाद राजधानी अर्थात महाराष्ट्र की बात हो रही है, महाराष्ट्र क्षेत्र की। ठीक है, महाराष्ट्र की, ये ध्यान देंगे। अब इसके और ये याद रखना है कि औरंगजेब ने दक्षिण के क्षेत्रों को जब इसने मैनेज करना प्रारंभ हुआ तो यहाँ की जो लगान व्यवस्था थी उसको भी इसने यहाँ पर दुरुस्त करा। ठीक है, तो उसको दुरुस्त करने के लिए किसकी मदद से इसने यहाँ की लगान व्यवस्था को दुरुस्त किया हुआ था औरंगजेब ने? तो औरंगजेब ने जो है हमारे मुर्शीद कुली खां की मदद से, मुर्शीद कुली खां की मदद से यहाँ की लगान व्यवस्था को औरंगजेब ने दुरुस्त किया हुआ था। तो ये नाम अब यहाँ पे मुर्शीद कुली का नाम इतिहास के पन्नों में देखने को मिलता है, जो आगे चल के बंगाल में डिप्यूट किया जाएगा और बंगाल के स्वतंत्रता आदि की बात होगी। तो मुर्शीद कुली खां, तो पेपर में पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि औरंगजेब ने दक्षिण के क्षेत्रों की लगान व्यवस्था को दुरुस्त किसकी मदद से किया हुआ था? तो उस व्यक्ति का नाम है कि मुर्शीद कुली खां की मदद से इसने दक्षिण की लगान व्यवस्था को दुरुस्त किया हुआ था। तो ये कुछ हमारी राजनीतिक घटनाओं से संबंधित बात हो गई। और एक इसी में अगला मुद्दा, और आप कंधार का नाम बार बार सुनते होंगे, कई बार देखिए कंधार पलटी मारता है, कभी मुगल साम्राज्य के अधीन आ जाता है, कभी फारस के अधीन, ईरान के अधीन चला जाता है। तो शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आता है, एक बार कंधार दोबारा से मुगलों के अधीन आ जाता है। कहाँ से? फारस या ईरान से दोबारा से ऑटोमेटिक मुगलों के अधीन आ जाता है। लेकिन शाहजहां के शासनकाल के दौरान ही दोबारा से मुगलों से दोबारा वो फारस के अधीन चला जाता है। तो इसके शासनकाल के दौरान आता भी है और इसी के शासनकाल के दौरान वापस चला भी जाता है। कौन? कंधार का क्षेत्र। तो मैंने आपको पहले बताया कि कंधार जो है कई बार पलटी मारेगा। ठीक है, कंधार का क्षेत्र। तो ये थोड़ा सा वर्ष यहाँ पर याद रखने वाला है। तो ये कुछ राजनीतिक मुख्य घटनाएं हो गई। और शाहजहां के शासनकाल के दौरान राजनीतिक घटनाओं के अंतर्गत ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना मैंने बताई, उत्तराधिकार का संघर्ष, जिससे पेपर में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए 1657 में क्या होता है, 1657 का वर्ष आते आते शाहजहां जो है बीमार पड़ जाता है। शाहजहां जो है बुरी तरीके से बीमार पड़ जाता है। जब शाहजहां को लगता है कि अब मैं बचूंगा नहीं, मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो शाहजहां क्या करते हैं? शाहजहां जो है अपने बड़े पुत्र, सबसे बड़े पुत्र दारा शिकोह को, क्योंकि जो कि बहुत ही योग्य व्यक्ति था और बहुत ही देखिए अच्छा व्यक्ति भी था, तो दारा शिकोह को जो है हमारे शाहजहां जो है उत्तराधिकारी घोषित कर देता है। उत्तराधिकारी घोषित
कर देता है कि मेरी मृत्यु के बाद मेरा बड़ा पुत्र जो है हमारा दारा शिकोह, जो कि बहुत ही अच्छा व्यक्ति है, योग्य व्यक्ति है शाहजहाँ के हिसाब से, वो जो है हमारा अगला शासक मुगल साम्राज्य का बनेगा। लेकिन ये बात कहीं ना कहीं इसके जो अन्य पुत्र थे, चाहे औरंगजेब हो, चाहे मुराद हो, चाहे शुजा हो, चाहे इनकी पुत्रियां जो अन्य 3 थीं, उनको ये बात कहीं ना कहीं पची नहीं, और उसी चीज़ को लेकर ये सभी अपने अपने क्षेत्रों से, चाहे शुजा हो वो बंगाल से, चाहे हमारे औरंगजेब हो दक्षिण से, ये सभी आगरा की तरफ प्रस्थान कर देते हैं। और अब कहीं ना कहीं लड़ाई का होना बिल्कुल तय था उत्तराधिकार के संघर्ष को लेकर। वो लोग मन ही मन सोचते हैं कि शाहजहाँ, जो कि हाँ औरंगजेब सोचता है कि मैंने बाबूजी की हमेशा बात मानी, बाबूजी के कहने पर मैं लगातार 20 वर्षों से दक्षिण के क्षेत्रों को संभाले हुआ हूँ, जो कि मुगलों की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई थी, और बाबूजी ने हमसे बिना पूछे ही दारा शिकोह को, जो कि हमारे हिसाब से योग्य नहीं है, जिसने कभी युद्ध का जिसको एक्सपीरियंस नहीं है, उसको बाबूजी ने उत्तराधिकारी घोषित कर दिया हमसे बिना पूछे। और कहीं ना कहीं ये लोग बिल्कुल गुस्से की भावना में रहते हुए बिल्कुल आगरा की ओर प्रस्थान कर देते हैं। और जब शाहजहाँ जो बीमार होता है, उस समय शाहजहाँ कहाँ पर होता है? दिल्ली में नहीं होता है उस समय शाहजहाँ, आगरा के किले में होता है जब शाहजहाँ बीमार होता है। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि शाहजहाँ के जो 7 जीवित पुत्र बचे हुए थे, 7 जो हमारे इसके जो हमारे बच्चे थे शाहजहाँ के, ठीक है, उसमें से जो हमारे 4 पुत्र थे। मैं एक बार फिर से उत्तराधिकार का संघर्ष बता रहा हूं, तो आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूं कि जो कि 4 पुत्र थे। 4 पुत्र कौन से, आप ये ध्यान रखिएगा। इसी तरह जिस तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसी तरीके ध्यान रखिएगा, कभी भूलेगा नहीं। एक तो दारा शिकोह 4 पुत्रों में से, ठीक है, एक दारा शिकोह, इसके बाद औरंगजेब, ठीक, इसके बाद शुजा, ये हमारे शाहजहाँ के जो 7 पुत्रों में 4 जो हमारे जीवित पुत्र बचे हुए थे, शुजा, और इसके बाद मुराद, ये हमारे शाहजहाँ के 4 पुत्र थे। इसके बाद 3 पुत्रियां भी थीं। 3 पुत्रियों में एक का नाम था जहाँ आरा। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ वो मैंने आपको पहले बताया कि इन पुत्रियों ने कहीं ना कहीं इन पुत्रों की उत्तराधिकार में संघर्ष में मदद की हुई थी, इनको सपोर्ट किया हुआ था। इसके बाद एक पुत्री का नाम था रोशन आरा, ठीक है। इसी तरीके से देखिए, बिल्कुल लिख के ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल दिमाग में इमेज छप जाएगी। और इसी अगली पुत्री का नाम है गोहन आरा, ठीक। तो जब उत्तराधिकार का संघर्ष छिड़ जाता है 1658 से, ठीक है, शाहजहाँ ने जब दारा शिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, तो किस पेपर में पहले क्वेश्चन बना हुआ है कि किन किन पुत्रियों ने शाहजहाँ के किन किन पुत्रों को हेल्प करी हुई थी, सपोर्ट किया हुआ था। तो जहाँ आरा ने दारा शिकोह को सपोर्ट किया हुआ था, पहले भी मैंने आपको बताया हुआ। रोशन आरा ने किसको सपोर्ट किया हुआ था? रोशन आरा ने औरंगजेब को सपोर्ट किया हुआ था। शुजा के लिए कोई भी बहन खाली नहीं थी। गोहन आरा ने किस भाई को सपोर्ट किया हुआ था? गोहन आरा ने मुराद को सपोर्ट किया हुआ था, ठीक है। अब जब उत्तराधिकार का संघर्ष चालू होता है तो कुल 5 लड़ाइयाँ उत्तराधिकार के संघर्ष में होती हैं। किन किन जगह पर किस किस ईयर में लड़ाइयाँ होती हैं वो देखिएगा। अब देखिएगा, जो मैं जगह लिखूंगा और जो उनका ईयर लिखूंगा, अब दोनों चीज़ें याद करना यहाँ पर जरूरी हो जाएगा उत्तराधिकार के संघर्ष में, क्योंकि मिलान करने को क्वेश्चन में आएगा। एक तरफ आपको उत्तराधिकार के संघर्ष के जो 5 युद्ध हुए उनके 5 जगह का नाम दे देगा, कौन कौन से नाम से युद्ध हुए, और दूसरी तरफ उनका सन दे देगा, उनके सन में उनके साथ साथ उनके महीने का भी नाम दे देगा, किस महीने में किस ईयर में युद्ध हुए थे, और मिलान करने को आएगा। तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान उत्तराधिकार को लेकर उत्तराधिकार का संघर्ष होता है। तो कौन कौन से वो 5 युद्ध होते हैं उत्तराधिकार का संघर्ष, उसके बारे में डिटेल से हम लोग अभी समझेंगे। तो उत्तराधिकार का संघर्ष होता है, ठीक है। तो कुल सबसे पहले तो आपको ध्यान मन में ये रखना है कि उत्तराधिकार के संघर्ष में कुल कितने युद्ध हुए थे। तो आपको ये याद रखना है, कुल जो है हमारे 5 युद्ध हुए थे, ठीक है, 5 युद्ध हुए थे। अब किनके बीच में हुए थे और कौन कौन से वो 5 युद्ध थे वो देखेंगे। तो इसमें जो सबसे पहला युद्ध होता है बहादुरपुर या फिर बहादुरगढ़ का युद्ध, ठीक है, ये नाम याद रखेंगे, बहादुरपुर या फिर बहादुरगढ़ का युद्ध, ठीक। अब बहादुरगढ़ जगह कहाँ पर?
तो बहादुरगढ़ जगह को आप ध्यान रखेंगे, बनारस के नज़दीक जो एरिया पड़ता है बहादुरगढ़, ठीक है। तो बनारस के नज़दीक का एरिया आप ध्यान रखेंगे, बनारस के नज़दीक ये पड़ता था बहादुरगढ़, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, बहादुरगढ़ का युद्ध होता है। बहादुरगढ़ का युद्ध किसके किसके बीच में होता है? तो बहादुरगढ़ का युद्ध जो होता है हमारा, एक तो हमारे दारा सिकोह अर्थात दारा सिकोह की तरफ से शाही सेना होगी, क्योंकि शाहजहां ने कहीं ना कहीं उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित किया हुआ था। तो शाही सेना किसकी तरफ होगी? दारा सिकोह की तरफ। तो एक तरफ तो शाही सेना होती है, ठीक, शाही सेना। और किसके बीच में युद्ध हुआ था? तो शाहजहां के ही एक पुत्र सुजा जो है हमारा बंगाल से आता है, और सुजा की सेना के बीच में शाही सेना और सुजा की सेना के बीच में बहादुरगढ़ का जो हमारा ये युद्ध होता है। कब होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष आपको ध्यान देना है कि बहादुरपुर या बहादुरगढ़ का युद्ध जो है हमारा कब हुआ था। तो ये बात होती है जनवरी, अब ये महीना भी याद रखेंगे, जनवरी 1658 की घटना। जनवरी 1658 में ये प्रथम युद्ध जो है हमारे उत्तराधिकार के संघर्ष में होता है, बहादुरगढ़ का युद्ध शाही सेना और सुजा की सेना के बीच में। और शाही सेना जो है हमारी जीत जाती है और सुजा की सेना हार जाती है, ठीक है। और इस युद्ध के पहले कहीं ना कहीं औरंगजेब जो है थोड़ा सा चालाक व्यक्ति, एक्सपीरियंस वाला व्यक्ति, जिसने 20 साल खुद दक्षिण के क्षेत्रों को हैंडल किया हो, तो औरंगजेब जो है एक नई रणनीति बनाता है। वो थोड़ी सी कहानी सुन लीजिए। औरंगजेब जो है अपने जो दो भाई थे, एक तो मुराद और सुजा के साथ मीटिंग करता है, और मीटिंग करके ये बोलता है कि देखिए बाबूजी ने हम लोगों से बिना पूछे दारा सिकोह को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया, क्या हम में योग्यता नहीं थी? मुझे तो इतने साल का एक्सपीरियंस है, तब भी बाबूजी ने मुझसे एक बार ही पूछना जरूरी नहीं समझा। इस तरीके से सुजा और मुराद से मीटिंग करता है और बोलता है कि दारा सिकोह की तरफ तो शाही सेना है, तो ऑलरेडी उनकी सेना बड़ी हुई है, और मेरी तरफ औरंगजेब, मैं खुद, मेरे पास केवल दक्षिण की सेना है, दक्षिण की सेना ही मेरा साथ देगी, तो क्यों ना आप लोग भी मेरा साथ दो और हम लोग कि तीनों की सम्मिलित सेना मिलकर युद्ध लड़ते हैं दारा सिकोह के खिलाफ अर्थात शाही सेना के खिलाफ। और इसके बाद जब हमारी जीत होगी तो जो भी मुगल साम्राज्य आएगा, हाँ, हम लोग जीतने के बाद, तो हम लोग तीनों भाई आपस में उसका बंटवारा बराबर बराबर कर लेंगे। तो सुजा और मुराद भी मनी मन खुश कि हम में तो वैसे भी योग्यता नहीं है, मनी मन सोच रहे हैं, तो इसी बहाने हमको भी चलो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो सुजा मुराद बोलते हैं ओके, हम औरंगजेब आपकी मदद करेंगे। तो इसी कड़ी में सुजा को जो है औरंगजेब जो है हमारा पहले भेजता है, और प्रथम युद्ध जो है हमारा बहादुरगढ़ का होता है, लेकिन सुजा की सेना हार जाती है। जब सुजा की सेना हार जाती है तो इस बार औरंगजेब जो है हमारा खुद युद्ध करने आता है मुराद के साथ में। तो दूसरा युद्ध उत्तराधिकार के संघर्ष के युद्ध में होता है, दूसरा युद्ध होता है हमारा धर्मत का युद्ध, धर्मत का युद्ध। अब धर्मत जगह कहाँ पर होगी? धर्मत जो है हमारी उज्जैन के पास का एरिया, उज्जैन, धर्मत नाम आएगा तो आपको ये याद रखना है उज्जैन का एरिया, उज्जैन का एरिया, ठीक है। उज्जैन जो जगह के अंतर्गत ही धर्मत आएगा, ठीक। तो उज्जैन का एरिया। इसके बाद धर्मत का युद्ध जो हमारा किस वर्ष हुआ था? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष, जनवरी के बाद देखिए 2 महीने छोड़ देंगे, फरवरी और मार्च छोड़ देंगे। इसके बाद अप्रैल 1658 का ही वर्ष, अप्रैल की घटना। तो धर्मत का युद्ध जो हमारा कब हुआ था? अप्रैल 1658 में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? तो वही एक तरफ जो थे हमारी शाही सेना, एक तरफ जो थी हमारी शाही सेना, ठीक, शाही सेना, और दूसरी तरफ खुद औरंगजेब, दूसरी तरफ खुद औरंगजेब, ठीक। और औरंगजेब के साथ कौन? औरंगजेब के साथ प्लस मुराद, क्योंकि सुजा तो पहले ही हार चुके हैं मुराद। तो इस युद्ध में क्या होता है? अब इस युद्ध में देखिए बाजी पलट जाती है। इस युद्ध में शाही सेना की हार हो जाती है और औरंगजेब और मुराद की जीत हो जाती है। और जब औरंगजेब और मुराद की जीत हो जाती है तो कहीं ना कहीं अब औरंगजेब का मन और बढ़ जाता है। अब और जो है मुगल साम्राज्य पर बिल्कुल कब्जा करने के लिए औरंगजेब जो है पूरी रणनीति, मेंटेलिटी बना लेता है कि अब हम मुगल सेना को पूरी तरह से हरा देंगे। कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है औरंगजेब की तरफ, औरंगजेब के पास, ठीक है। तो औरंगजेब जो है इसके बाद अगला युद्ध लड़ता है और अगले युद्ध में शाही सेना की तरफ से खुद दारा सिकोह युद्ध लड़ने आते हैं। तो तीसरा युद्ध कौन सा होता है? तो तीसरा युद्ध जो होता है हमारा साहूगढ़ की लड़ाई होती है। तो देख लेते हैं, तीसरा युद्ध जो होता है हमारा साहूगढ़
का युद्ध होता है, ठीक है, सामूगढ़ का युद्ध। अब वही सामूगढ़ का युद्ध जो है हमारा कब हुआ था, किनके किनके बीच में हुआ था? तो सामूगढ़ का युद्ध के लिए आपको जो हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ष याद रखना है, अप्रैल 1658 तक हमने देख लिया था। अप्रैल के बाद हमारा आएगा मई का महीना, तो मई 1658 में जो है हमारा सामूगढ़ का युद्ध होता है। सामूगढ़ का युद्ध किनके किनके बीच में होता है? सामूगढ़ में शाही सेना की तरफ से इस बार खुद दारा शिकोह युद्ध लड़ने आते हैं। इस बार शाही सेना का नेतृत्व कौन कर रहा होता है? तो खुद जो है हमारे शाही सेना की तरफ से दारा शिकोह युद्ध लड़ने आते हैं, क्योंकि पिछले युद्ध में जो इसके पहले युद्ध हुआ था उसमें शाही सेना हारी हुई थी। और दूसरी तरफ कौन था? दूसरी तरफ स्वयं फिर से इस बार औरंगजेब, ठीक, क्योंकि औरंगजेब का तो अब मन कहीं ना कहीं बढ़ चुका था, क्योंकि अब उसको कॉन्फिडेंस उसके अंदर बिल्डअप हो चुका था। और इस युद्ध में भी तख्ता पलट होता है और शाही सेना दोबारा से हार जाती है और औरंगजेब की फिर से जीत हो जाती है। जब औरंगजेब की फिर से जीत हो जाती है तो ये दारा शिकोह भाई साहब जो है हमारे भाग खड़े होते हैं, ये भाग खड़े होते हैं, ठीक है। अभी इनकी हत्या नहीं हुई है, ये जो है अपनी राजधानी आगरा छोड़ के भाग जाते हैं। जब ये भाग जाते हैं तो औरंगजेब क्या करते हैं? औरंगजेब जो है अपने बाबूजी शाहजहां को बंदी बना लेता है, आगरा के किले में कैद करके डाल देता है शाहजहां को। देखिए कितना पुत्र, देखिए अपने पिता को ही बंदी बना ले रहा है संघर्ष के युद्ध में। शाहजहां को बंदी बना लेता है और आगरा के किले में कैद कर देता है, ठीक है। इनको जब कैद कर देता है तो इनकी जो है बहुत बुरी स्थिति हो जाती है और 1658 से ही औरंगजेब यहीं पर सर्वप्रथम अपना राज्याभिषेक कराता है। देखिए अभी एक यहाँ पर औरंगजेब ने अपना यहाँ पर राज्याभिषेक कराया, एक तो मई में जब ये युद्ध जीत लेता है सामूगढ़ का, तो आने वाले अगले महीने में जून 1658 में अपना राज्याभिषेक कराता है, ठीक है। और इसके बाद अंतिम युद्ध जो होता है देवराय का युद्ध, उस युद्ध में जब दारा शिकोह की हत्या करेगा, ठीक है, औरंगजेब, तब एक बार दोबारा से राज्याभिषेक कराएगा। तो पहले क्वेश्चन बना हुआ है पेपर में कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जिसने 2 बार राज्याभिषेक कराया हुआ था अपना, तो उसमें नाम आएगा औरंगजेब का। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि पहली बार राज्याभिषेक पर कराया हुआ था, यहाँ पर कराया हुआ था, ठीक। अब जब शाहजहां को बंदी बना लिया, इन्होंने कैद कर लिया आगरा के किले में, लेकिन अभी शाहजहां की मृत्यु नहीं हो रही। अब 1658 से जो है हमारा अगला शासक कौन हो जाता है? औरंगजेब ही हो जाता है, मुगल साम्राज्य का शासक। इसको जब बंदी बना लिया गया शाहजहां को, ठीक, और शाहजहां को बंदी बनाने के बाद इसकी मृत्यु जो है देखिए कितने समय बाद होती है। इसकी मृत्यु जो है औरंगजेब के शासनकाल के दौरान ही 1666 ईस्वी में जाकर होती है शाहजहां की मृत्यु। और जो है हमारी 1658 से लेकर 1666 का जो बीच का वर्ष होता है, इस दौरान जो हमारी शाहजहां की सेवा कैद में रहते हुए ही किसने करी हुई थी? तो शाहजहां की बड़ी पुत्री ने इसकी सेवा करी हुई थी, ठीक है। शाहजहां की क्या नाम था उसका? जहां आरा ने, जहां आरा ने इसकी सेवा करी हुई थी शाहजहां की। जब शाहजहां की 1666 में मृत्यु हो जाती है, इसके बाद जहां आरा दोबारा से सार्वजनिक जीवन में वापस आती हैं। इतने वर्षों तक 1658 से 66 तक तो ये कैद में ही रहती हैं और अपने बाबूजी शाहजहां की सेवा करती हैं, क्योंकि इन पर बहुत ही जुल्म ढा रहा होता है औरंगजेब, ठीक है। और इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो जाती है 1666 में, तो जहां आरा दोबारा से अपने सार्वजनिक जीवन में वापस आती हैं। और जब वापस आती हैं तो औरंगजेब जो है हमारा अपनी ही बहन जहां आरा को एक उपाधि देता है, एक उपाधि देता है। कौन सी उपाधि देता है? तो साहिबात उज्जमानी की उपाधि देता है। साहिबात, अब याद कैसे करेंगे? देखिए साहिबा आपने नाम सुना होगा, साहिबा और बात आप लोग करते ही हैं, तो उसको मिला लीजिएगा। साहिबात उज्जमानी की उपाधि देता है। साहिबात उज्जमानी का मतलब राज्य की प्रथम महिला की उपाधि किसको औरंगजेब ने दी? तो अपनी ही बहन जहां आरा को इसने उपाधि दी हुई थी साहिबात उज्जमानी, अर्थात साम्राज्य की प्रथम महिला, राज्य की प्रथम महिला की उपाधि, राज्य की प्रथम महिला। तो ये भी क्वेश्चन पेपर में पहले बना हुआ है कि राज्य की प्रथम महिला की उपाधि किसको हासिल थी? तो जहां आरा को हासिल थी। ये उपाधि जहां आरा को किसने दी हुई थी? तो जहां आरा के ही भाई औरंगजेब ने ये उपाधि इसको दी हुई थी।
ठीक है। तो ये हमारा तीसरा युद्ध हो गया। अब चौथा युद्ध जो होता है, अगला युद्ध जो महत्वपूर्ण युद्ध जो इसके बाद होता है वो हमारा खजुआ का युद्ध। खजुआ नामक जगह इलाहाबाद के नज़दीक। खजुआ का युद्ध क्यों होता है? क्योंकि जब जून 1658 में औरंगजेब खुद का राज्याभिषेक करा देता है, मुगल साम्राज्य की गद्दी पर बैठ जाता है, तो अब इनके जो अन्य पुत्र थे जिसके साथ औरंगजेब ने मीटिंग की हुई थी स्टार्टिंग में मुराद और शुजा के साथ कि हम लोग जब राज्य जीत लेंगे मुगल साम्राज्य को तो आपस में हिस्सा बांट लेंगे। तो इसके बाद अगला वर्ष जो है हमारा जून 1658 के बाद अगला वर्ष आ जाता है फरवरी 1659 का वर्ष, 1659 का वर्ष। ठीक है। तो अब मुराद और शुजा का मन जो है कहीं ना कहीं बढ़ने लगता है कि भैया ने तो बोला था कि जब मुगल साम्राज्य को जीत लेंगे तब हमारे मुगल साम्राज्य को हमारे बीच में भी बांट देंगे, लेकिन हमको तो भैया ने कुछ दिया ही नहीं। तो जब ऐसी बातें साम्राज्य में फैलने लगती हैं तो कहीं ना कहीं अब मुराद और शुजा जो है औरंगजेब के खिलाफ ही विद्रोह करने लगते हैं और इनके बीच में भी युद्ध होता है। और औरंगजेब को जब इस बात का पता चलता है कि अब मेरे भाई भी जो कहीं ना कहीं हमारे खिलाफ विद्रोह करने वाले हैं, तो औरंगजेब जो है इन अपने भाइयों को ख़त्म करने के लिए चौथा युद्ध लड़ता है, खजुआ का युद्ध, इलाहाबाद के पास जगह। चौथा युद्ध होता है खजुआ का युद्ध। देखिए नाम कितना अजीब है, खजूर आप खाए होंगे, तो खजुआ का युद्ध। ठीक है। खजुआ का युद्ध किनके किनके बीच में होता है और कब होता है, तो ये महत्वपूर्ण चीज़ें देखिएगा। एक तो एक तरफ होता है, अब इस समय शाही सेना हार चुकी होती है, औरंगजेब गद्दी पर बैठ चुका है मुगल साम्राज्य की, तो औरंगजेब एक तरफ होता है। ठीक है। एक तरफ तो औरंगजेब, और औरंगजेब के विरुद्ध दूसरी तरफ होता है इसके भाई। कौन से दो भाई? एक तो मुराद और एक शुजा। ठीक है। इनके बीच में खजुआ का युद्ध होता है। खजुआ का युद्ध कब होता है? खजुआ का युद्ध जो होता है वो मैंने आपको बताया कि फरवरी 1659, 1659 का वर्ष, इंपॉर्टेंट वर्ष याद रखिएगा, फरवरी। इस वर्ष में खजुआ का युद्ध होता है, क्योंकि अब इनके भाइयों का भी मन बढ़ चुका होता है, क्योंकि औरंगजेब जो है अब इनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था, इनको साम्राज्य नहीं बांटा, औरंगजेब ने अपनी बात से ही मुकर गया। जब मुकर गया तो इनके बीच में खजुआ का युद्ध होता है, और इस युद्ध में दोनों भाइयों की हार हो जाती है। दोनों भाइयों की हार हो जाती है और औरंगजेब जो है जीत जाता है। इन दोनों भाइयों की हार हो जाती है। जब हार हो जाती है तो शुजा जो है हमारा भाग खड़ा होता है। जब भाग खड़ा होता है तो कुछ दिन बाद, भागने के बाद भी इसकी जो है औरंगजेब जो है हत्या करा देता है। ठीक। और मुराद को औरंगजेब जो है हराने के बाद ग्वालियर के किले में कैद कर लेता है। ग्वालियर के किले में कैद कर लेता है, ग्वालियर के किले में कैद। और कैद करने के बाद कुछ दिनों बाद इसकी भी हत्या जो है, हमारी मुराद की हत्या भी जो है औरंगजेब करवा देता है। तो औरंगजेब देखिए कितना निर्दयी व्यक्ति, अपने बाबूजी के भी नहीं छोड़ा, अपने भाइयों को भी नहीं छोड़ा। इस तरीके से देखिए एक पूरा निर्दयता की हद ही पार करता चला जाता है, अपने भाइयों को भी हरा देता है। इसके बाद उत्तराधिकार के संघर्ष के युद्ध में अंतिम युद्ध औरंगजेब का दारा सिकोह के साथ दोबारा से होता है, क्योंकि दारा सिकोह अभी की हत्या नहीं हुई थी दारा सिकोह की, अभी दारा सिकोह भागा हुआ था तीसरे युद्ध में छोड़कर। तो अंतिम युद्ध जो उत्तराधिकार के संघर्ष में होता है, कौन सा युद्ध? देवराई का युद्ध, देवराई का युद्ध। ठीक है। ये नाम और ईयर जरूर याद रखेंगे। एक बार किनके बीच में वो ये भूल भी जाएंगे तो चल जाएगा, लेकिन नाम और युद्ध ईयर जो है जरूर याद रखेंगे। देवराई, देवराई जो जगह जो है हमारी कहाँ पर पड़ती है? देवराई, देवराई जगह जो है हमारी अजमेर में, अजमेर में ये जगह पड़ती है। खजुआ में भी याद रखेंगे, ये जगह जो है हमारी इलाहाबाद, इलाहाबाद की बात हो रही है, इलाहाबाद के नज़दीक। ठीक। अजमेर में। इसके बाद देवराई का युद्ध जो है हमारा कब होता है? देवराई का युद्ध जो है हमारा तो 16 फरवरी, देखिए 1659 में, तो अगला ही महीना जो आता है मार्च का, मार्च 1659 में ही, 1659 में ही देवराई का युद्ध होता है। किनके बीच में होता है देवराई का युद्ध? तो एक तरफ वही औरंगजेब, एक तरफ जो है हमारे औरंगजेब होते हैं, और दूसरी तरफ इस बार दारा सिकोह दोबारा से कमबैक करता है, कुछ सेना को इकट्ठा करके कुछ दिनों के बाद, और दारा सिकोह युद्ध लड़ने दोबारा से आता है। ठीक है।
दोबारा से युद्ध लड़ने आता है। और इस बार फिर से, क्योंकि औरंगजेब तो पूरी मुगल साम्राज्य पर कब्जा कर चुका था, तो शाही सेना पूरी तरह से तो औरंगजेब के अधीन थी। तो इस बार फिर से औरंगजेब जीत जाता है और दारा सिकोह की हार हो जाती है। और दारा सिकोह की हार हो जाती है तो इस बार औरंगजेब इसको भागने के पहले ही कैद कर लेता है। और कैद करने के बाद कुछ समय बाद दारा सिकोह की भी हत्या कर देता है। वही लगभग अगस्त 1659 का महीना आते आते दारा सिकोह की भी जो है हमारी औरंगजेब जो है हत्या कर देता है। और जब हत्या कर देता है तो अब अंतिम रूप से अब कोई भी इसका विरोधी नहीं रह गया। इसने अपने तीनों भाइयों की हत्या करके और अपने बाबूजी को कैद में डाल करके सभी विरोधियों को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। और जब ख़त्म कर दिया इसके बाद दोबारा से अपना राज्याभिषेक कराता है। देखिए यहाँ पर दोबारा से अपना राज्याभिषेक कराता है। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ कि कौन सा ऐसा मुगल शासक था जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया हुआ था, तो औरंगजेब अपना 2 बार राज्याभिषेक कराया हुआ था। तो ये उत्तराधिकार के संघर्ष में कुल 5 युद्ध हुए थे, जो कि आपको ध्यान रखने हैं, जो कि मिलान करने को कहीं ना कहीं आएंगे। अब अंतिम मुद्दा शाहजहां के बारे में बचता है। कुछ तथ्य, कुछ मिसलिनियस क्वेश्चन बनते हैं विविध से रिलेटेड कि शाहजहां के बारे में, वो देख लेते हैं। इसके बाद शाहजहां का मुद्दा जो है पूरी तरीके से फिनिश कर देंगे। अब शाहजहां के समय के जो कुछ अन्य प्रमुख तथ्य मुद्दे बनते हैं जो कि फैक्ट के रूप में हैं, वो देख लीजिए। इसके बाद अंतिम मुद्दा हो जाएगा और इसके बाद हम लोग शाहजहां को पूरा विधि विधान से ख़त्म कर लेंगे। अन्य प्रमुख तथ्य में कौन कौन से वो प्रमुख तथ्य आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहला तथ्य में ही एक तथ्य निकल के आता है कि शाहजहां के दरबार का या शाहजहां के शासन का राज कवि कौन था। शाहजहां के दरबार का बहुत ही प्रमुख राज कवि कौन था शाहजहां के शासनकाल के दौरान। तो इसके शासनकाल के दौरान एक राज कवि नाम था, उसका नाम था कवि कलीम। कवि कलीम, तो कवि कलीम, जैसे अब्दुल कलाम आपने नाम सुना है, वहाँ से कलाम, तो वहीं से कनेक्ट कर लीजिएगा। कवि कलीम जो हमारा जो कवि था, किसके शासनकाल के दौरान देखने को मिलता है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान देखने को मिलता है कवि कलीम। ठीक है, शाहजहां संबंधित। दूसरे एक व्यक्ति का नाम आपको याद रखना है, कविंद्राचार्य। कौन थे ये, हमारे हिंदू संत थे। ठीक है, कविंद्राचार्य हिंदू संत थे हमारे। कहीं पर किताबों में कविंद्राचार्य या फिर कविंदाचार्य भी लिखा हुआ मिलेगा किताबों में, तो परेशान नहीं होना है, कविंद्राचार्य या कविंदाचार्य। ठीक है, ये जो हमारे कहाँ के रहने वाले थे, कहाँ संबंधित थे, मथुरा से संबंधित थे। ठीक है, मथुरा के ये हिंदू संत थे हमारे कविंद्राचार्य। इन्हीं के कहने पर शाहजहां ने तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया हुआ था। तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया हुआ था। तो शाहजहां ने किस हिंदू संत के कहने पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया हुआ था, तो कविंदाचार्य के कहने पर तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया हुआ था। ये तीर्थ यात्रा कर बेसिकली कहाँ पर लगता था, तो ये हमारा बनारस और प्रयाग के क्षेत्रों में ये जो हमारा तीर्थ यात्रा कर जो है, बनारस एंड प्रयाग के क्षेत्रों में तीर्थ यात्रा कर जो लगता था, उसको जो हमारा शाहजहां ने ख़त्म किया हुआ था कविंद्राचार्य के कहने पर। और इन्हीं को ही, कविंद्राचार्य को ही शाहजहां ने एक उपाधि भी दी हुई थी। किस चीज़ की उपाधि दी हुई थी, इनको जो है शाहजहां ने खुद एक उपाधि दी हुई थी। कौन सी उपाधि दी हुई थी, सरस्वती की उपाधि दी हुई थी। ठीक है, बहुत सम्मान करते थे शाहजहां इनका, सरस्वती की उपाधि दी हुई थी शाहजहां ने। और इन्हीं की एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक का भी नाम है जो पेपर में पहले नहीं पूछी गई है, लेकिन अब आगे चल के आने पैटर्न को बदलते हुए पूछने की पूरी संभावना है। इन्हीं की एक पुस्तक है कवींद्र कल्पलता। ठीक, कवींद्र कल्पलता जो है हमारी, ये जो है हमारी क्या है, ये जो है हमारी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है, तो कविंद्राचार्य की पुस्तक है, जो कि मथुरा के हिंदू संत थे, जिनकी उपाधि शाहजहां ने सरस्वती दी हुई थी। और तीर्थ यात्रा कर को इन्हीं के कहने पर शाहजहां ने समाप्त किया हुआ था। और शाहजहां से संबंधित प्रमुख तथ्य और क्या बनते हैं, तो शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान ही एक धर्म परिवर्तन विभाग की स्थापना की हुई थी। शाहजहां ने एक लोग जो मतलब धर्म बदलना चाहते थे, हिंदू लोग जो है हमारे इस्लाम धर्म में आना चाहते थे, धर्म परिवर्तन अपना करना चाहते थे, तो उसके लिए शाहजहां ने धर्म परिवर्तन विभाग की स्थापना की हुई थी। धर्म परिवर्तन विभाग की स्थापना शाहजहां ने की हुई थी। इसके साथ साथ शाहजहां ने अपने शासनकाल के दौरान एक आना नामक सिक्का भी चलाया हुआ था। अब देखिए कितना अच्छा नाम है, आना। क्या आना पता नहीं, लेकिन शाहजहां ने एक आना नामक, आना क्या है, सिक्का है,
थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो शाहजहाँ ने अपने शासनकाल के दौरान आना नामक जो है हमारा सिक्का भी चलाया हुआ था। और शाहजहाँ जो है हमारा प्रत्येक वर्ष मक्का मदीना में दान दक्षिणा भेजा करता था। तो ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो प्रत्येक वर्ष जो है हमारा मक्का मदीना में दान दक्षिणा भेजा करता था? तो इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा कि शाहजहाँ जो है हमारा मक्का मदीना जो हज यात्रा होती है मक्का मदीना में दान दक्षिणा भेजता था, दान दक्षिणा भेजता था। अन्य प्रमुख तत्वों के अंतर्गत ही एक मुद्दा आपको और ध्यान देना है शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान कि अकबर के समय जो इलाही संवत की शुरुआत जो अकबर ने की हुई थी, तो शाहजहाँ ने इलाही संवत को ख़त्म कर दिया था। इलाही संवत को शाहजहाँ ने ख़त्म किया हुआ था। और ख़त्म करने के बाद किस संवत की शुरुआत की हुई थी शाहजहाँ ने? तो शाहजहाँ ने दोबारा से हिजरी संवत की शुरुआत की हुई थी, वही 622 वाला हिजरी संवत की शुरुआत की हुई थी और इलाही संवत को शाहजहाँ ने ख़त्म किया हुआ था। इसके बाद अन्य प्रमुख तथ्य में देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा एक बनता है जो मैंने आपको अभी बताया था दारा शिकोह के बारे में, जो कि शाहजहाँ का सबसे बड़ा पुत्र था। दारा शिकोह बहुत ही अच्छा व्यक्ति था, ठीक है। तो अब दारा शिकोह के बारे में कुछ बेसिक बातें देख लेते हैं और इसके बाद इस मुद्दे को फिनिश करते हैं, क्योंकि आज की क्लास जो है बहुत बड़ी हो गई, लेकिन हमने आज की एक ही क्लास में शाहजहाँ को पूरा विधि विधान से अच्छे तरीके से देख लिया। अब इससे बाहर शाहजहाँ से क्वेश्चन नहीं बन सकता। दारा शिकोह, अब दारा शिकोह के बारे में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि दारा शिकोह की जो है हमारा जन्म जो है कब हुआ था। तो दारा शिकोह का जन्म जो है हमारा 1615 ईस्वी में हुआ था। इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम वही पहले मैंने जो आपको बताया, मुमताज महल के जो 7 बच्चे जीवित बचे हुए थे उन्हीं में से एक पुत्र जो सबसे बड़ा था वो दारा शिकोह भी था। तो मुमताज महल से जो है हमारे दारा शिकोह की उत्पत्ति हुई थी। कब हुआ था इनका जन्म? 1615 ईस्वी में हुआ था, ठीक। इसके बाद दारा शिकोह के ही एक गुरु थे, उनका नाम था मुल्ला शाह बदख्शी। मुल्ला शाह बदख्शी, ठीक। तो मुल्ला शाह बदख्शी जो है हमारे दारा शिकोह के ये गुरु थे। दारा शिकोह को ही शाहजहाँ ने एक उपाधि भी दी हुई थी। कौन सी उपाधि दी हुई थी? शाह बुलंद इकबाल, शाह बुलंद इकबाल, ठीक है। ये जो है हमारी दारा शिकोह की जो है हमारी उपाधि थी। ये उपाधि दारा शिकोह को किसने दी हुई थी? ये उपाधि दारा शिकोह को स्वयं शाहजहाँ ने दी हुई थी। शाह बुलंद इकबाल किसकी उपाधि थी? दारा शिकोह की। अब दारा शिकोह से जो एक क्वेश्चन कई बार बना हुआ है, जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है, वो आप ध्यान दीजिएगा कि दारा शिकोह ने एक पुस्तक का फारसी में अनुवाद किया हुआ था। किस नाम से? अर्थात मतलब 12 उपनिषदों का, 12 उपनिषद थे, 12 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया हुआ था। तो किस नाम से पुस्तक बनाई हुई थी? तो सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर, सिर-ए-अकबर जो है हमारी किसने पुस्तक लिखी हुई थी? तो दारा शिकोह ने लिखी हुई थी सिर-ए-अकबर। सिर-ए-अकबर में क्या है? इसने जो है हमारे 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया हुआ था, ट्रांसलेट किया हुआ था। 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, ठीक है। तो दारा शिकोह से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा बनता है, ये जरूर याद रखेंगे। सिर-ए-अकबर जो पुस्तक किसने लिखी हुई थी? दारा शिकोह ने लिखी हुई थी। इस पुस्तक में क्या किया हुआ दारा शिकोह? 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ और दारा शिकोह से संबंधित कुछ पुस्तकें निकल के आती हैं। और कौन सी पुस्तकें दारा शिकोह से संबंधित निकल के आती हैं? तो दारा शिकोह ने ही भगवत गीता, जो संस्कृत की पुस्तकें हैं, भगवत गीता के साथ साथ योग वशिष्ठ, इनका भी फारसी में अनुवाद किया हुआ था। योग वशिष्ठ, इनका भी फारसी में अनुवाद किया हुआ था। इसके साथ साथ दारा शिकोह से संबंधित और भी पुस्तकें आती हैं। दारा शिकोह से संबंधित और भी पुस्तकें आती हैं। उन पुस्तकों का नाम देख लीजिए, क्योंकि उससे पहले क्वेश्चन पीसीएस में तो नहीं बनाए उन पुस्तकों से क्वेश्चन, लेकिन आईएएस की परीक्षा में उनसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन कौन सी और पुस्तकें हैं जो दारा शिकोह ने जो हमारी अनुवाद किया हुआ था, फारसी में ट्रांसलेट किया हुआ था? तो पुस्तकों का नाम है, एक तो पुस्तक का नाम है रिसाल-ए-हकनुमा। ये सभी पुस्तकों का नाम ही बता रहा हूँ, रिसाल-ए-हकनुमा, ठीक है। रिसाल-ए-हकनुमा,
इसके बाद एक पुस्तक है हमारी सकीनह उल औलिया, सकीनह उल औलिया, तौलिया नहीं भाई, औलिया, ठीक। और इसी में एक पुस्तक और है सफीनह, देखिए सकीनह अलग है और ये सफीनह अलग है, तो सफीनह उल औलिया, ठीक। इन सब का फ़ारसी में अनुवाद किया गया था। और इसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी, हसरत उल आरफीन, हसरत उल आरफीन। ये सभी आईएएस के लेवल के प्रश्न हैं जो आईएएस में पहले पूछे गए हैं, हसरत, लेकिन अब पीसीएस में भी पूछे जाएंगे क्योंकि अब जो है कहीं ना कहीं पीसीएस का पैटर्न जो है बदल रहा है। तो हसरत उल आरफीन, तो इन सभी पुस्तकों का फारसी भाषा में अनुवाद किया गया था दारा सिकों के शासनकाल के दौरान, ठीक है। कौन कौन सी पुस्तक दारा सिकों से जुड़ी हुई हैं, रिसाल ए हकनुमा, सकीनह उल औलिया, सफनह उल औलिया, और बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक जिससे पहले पेपर में क्वेश्चन बना हुआ है, बार बार यहीं से पूछा जाता है, सिर्र ए अकबर पुस्तक जो है हमारी किसने लिखी हुई थी, दारा सिकों ने 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया हुआ था, ठीक है। और इनके जो उपाधि दी शाहजहां दी हुई थी, शाह बुलंद इकबाल की इनको उपाधि दी हुई थी। तो ये जो हमारे शाहजहां को हमने पूरा विधि विधान से पूरा आज की एक ही क्लास में पूरा समेट लिया अच्छे से। अब मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर शाहजहां से क्वेश्चन पेपर में बन सकता है। जो भी इस क्लास को पूरा देखा होगा, लास्ट तक हमारे साथ बना रहा होगा, उसको पूरी क्लास में ही यहीं पर शाहजहां पूरा डिटेल में याद हो गया होगा। अब उसको नोट्स खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस दोबारा से एक बार नोट्स का रिवीजन कर लेंगे 3 से 4 दिनों में, पूरा आपका माइंड में टॉपिक जो है रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी क्लास में आपको अच्छे से शाहजहां पूरा समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा या फिर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे या फिर मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे, या फिर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में ज़रूर देंगे। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग औरंगजेब को लेकर आएंगे और उसको भी पूरा विधि विधान से समेटने की कोशिश करेंगे, और मुगल साम्राज्य के जितने भी शासक हम हो गए वो हमने सारे खत्म कर लिए विधि विधान से। तो आज की क्लास यहीं पर रोकते हैं। आज के लिए धन्यवाद।